हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रमचय व संचय टॉपिक के अंतर्गत गणना के मूल सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें किस प्रकार की गणनाएं यहाँ पे करनी है। तो मान लीजिए कुछ घटनाएं दी हुई हैं और वो घटनाएं कितनी विधियों से घटित हो सकती हैं। उन घटनाओं के घटित होने की विधियों की ही यहाँ पे हमें गणना करनी है। तो यहाँ पे गणना के दो सिद्धांत हैं मेनली, एक गणना का गुणन सिद्धांत है और दूसरा है योग सिद्धांत। तो अगर जो हमें घटनाएं या क्रियाएं दी हुई हैं वो स्वतंत्र हैं तो हम गुणन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो स्वतंत्र घटना का मतलब क्या है? स्वतंत्र घटना का मतलब है कि यदि घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही हैं, मान लीजिए दो या दो से अधिक घटनाएं हैं और एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब हम कहेंगे कि घटनाएं स्वतंत्र हैं और उस कंडीशन में हम गुणन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। लेकिन जब घटनाएं अपवर्जी होंगी, अपवर्जी घटना का मतलब होता है कि यदि एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना घटित नहीं हो सकती है और यदि दूसरी घटना घटित हो रही है तो पहली घटना घटित नहीं हो सकती है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि दोनों घटनाएं एक दूसरे की अपवर्जी हैं और उस कंडीशन में हम योग सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई जगह है और उस जगह पर प्रवेश करने के लिए दो द्वार हैं, दो प्रवेश द्वार हैं, प्रवेश के दो द्वार हैं और उस जगह से निकलने के लिए, उस जगह से निकास करने के लिए तीन द्वार दिए गए हैं। मान लीजिए निकास के तीन द्वार हैं। तो कोई व्यक्ति यदि इस जगह पर प्रवेश करता है तो किसी भी द्वार से आने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी द्वार से वापस जाने के लिए स्वतंत्र है। तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कितने प्रकार से आ और जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि व्यक्ति पहले द्वार से आता है और इस तरीके से जाता है तो ये पहली विधि हुई आने और जाने की। यदि इस द्वार से आके इस द्वार से जा रहा है तो ये दूसरी विधि हुई और यहाँ से जा रहा है तो ये तीसरी विधि हुई। इस प्रकार से हम यहाँ देखें तो ये चौथी विधि, ये पांचवी और ये छठी विधि हुई। तो इस तरीके से इन दो प्रवेश द्वारों से आकर इन तीन निकास द्वारों से निकलने की कुल 6 विधियां हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 विधियां हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो प्रकार की घटना, एक तो प्रवेश की घटना है और दूसरी है निकास की घटना। तो प्रवेश की घटनाएं जो हैं वो दो प्रकार से घटित हो सकती हैं और जो निकास की घटना है वो 3 प्रकार से घटित हो सकती है। तो पहली घटना के घटित होने की विधि है 2 और दूसरी घटना के घटित होने की विधियां हैं 3। तो इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की हम विधि देखेंगे तो ये 6 है जो कि इसका गुणा करने पे आएगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम पहली घटना के घटित होने की विधि और दूसरी घटना के घटित होने की विधि को गुणा कर दें तो हमें उन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की विधियां ज्ञात हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर दो घटनाएं या दो से अधिक घटनाएं दी हुई हैं और वो घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो उन दोनों घटनाओं की या दो से अधिक घटनाओं की एक साथ घटित होने की जो विधियां होंगी या जो प्रकार होंगे वो उनके गुणा करने पर आएंगी। तो मान लीजिए कि अगर कुछ घटनाएं हैं, घटनाएं दी हुई हैं, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, इस तरह करके कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उन घटनाओं के घटित होने की विधियां दी हुई हैं कि पहली घटना m विधि से घटित हो सकती है और दूसरी घटना n विधि से घटित हो सकती है और इसी प्रकार से जो तीसरी घटना है वो p विधि से घटित हो सकती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि तीनों घटनाएं अगर एक साथ घटित होंगी तो ये कितनी विधियों से घटित होंगी। तो तीनों घटनाओं की एक साथ घटित होने की कुल विधि ये बराबर हो जाएगी m गुणे n गुणे p। तो इस तरीके से स्वतंत्र घटनाओं के एक साथ घटित होने की जो घटना है वो उनके गुणा करने पर प्राप्त होंगी। अब हम देखेंगे अपवर्जी घटनाएं। तो अपवर्जी घटनाएं ऐसी घटना होती है जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक के घटित होने पे दूसरी घटना घटित नहीं हो सकती है। तो जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं और उस पर हेड या टेल आने की विधियां ज्ञात करेंगे। हेड या टेल आने की विधियां ज्ञात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हेड आने की एक विधि, अगर एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो उस पर हेड आने की केवल एक विधि है और इसी प्रकार अगर सिक्के को उछाल रहे हैं
तो उस पर टेल आने की भी केवल एक विधि है। तो यहाँ पर दो प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, एक हेड आने की घटना है और दूसरी है टेल आने की घटना। और पहली घटना के घटित होने की विधि है एक और दूसरी घटना के भी घटित होने की विधि है एक। तो अगर हम ये देखना चाहें कि किसी भी एक घटना के घटित होने की कितनी विधियाँ होती, यानी हेड आने की विधि या फिर टेल आने की विधि, ये हो जाएगी। हम देख रहे हैं पहली घटना के घटित होने की विधि एक है और दूसरी घटना के घटित होने की विधि भी एक है, और ये दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं, इसलिए इनके योग से प्राप्त होगी दोनों घटना में से किसी एक घटना के घटित होने की विधि। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है, अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ये सभी घटनाएं एक साथ घटित होंगी, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित होगी। लेकिन अगर घटना अपवर्जी है तो दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, मतलब हेड भी और टेल दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक घटना के घटित होने की विधि ज्ञात करेंगे, जबकि यहाँ पे हम सभी घटनाओं के एक साथ होने की विधि ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ घटनाएं दी हुई हैं, मान लीजिए पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, ये सब घटनाएं हैं जो अपवर्जी घटना है, और इन घटनाओं के जो घटित होने की विधियां हैं, इनके घटित होने की विधियां क्रमशः दी हुई हैं। मान लीजिए m है, n है और p है। तो m, n और p विधियां हैं जिससे ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो अगर हम ये ज्ञात करना चाहें कि किसी एक घटना के घटित होने की कितनी विधि है, तो ये इनके योग से प्राप्त होगी, यानी किसी एक घटना की घटित होने की विधि हो जाएगी m + n + p। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गुणन सिद्धांत का उपयोग करके हम स्वतंत्र घटनाओं के घटित होने की विधि ज्ञात करेंगे, जबकि योग सिद्धांत का उपयोग हम अपवर्जी घटनाओं के घटित होने की विधियां ज्ञात करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रमचय। तो क्रमचय क्रम प्लस चयन से मिलकर बना है, यानी वस्तुओं का क्रम से चयन क्रमचय कहलाता है। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से दी गई है कि अगर कुछ वस्तुएं दी हुई हैं और उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को लेकर या फिर सभी वस्तुओं को लेकर अगर विन्यास बनाया जाए तो उस विन्यास को ही हम क्रमचय कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर x, y, z अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 3 अक्षर दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें 2 अक्षर को लेकर विन्यास बनाने हैं, मान लीजिए 2 अक्षर को लेकर हम विन्यास बना रहे हैं, तो xy बनेगा या फिर yx बनेगा, या फिर अगर हम इन 2 अक्षरों को लेकर विन्यास बनाएं तो यहाँ से बनेगा yz या फिर zy, या फिर अगर हम इन दोनों को लेकर बनाएं तो विन्यास हो जाएगा xz या zx। तो इस तरीके से हम 3 अक्षरों में से 2 अक्षरों को लेकर विन्यास प्राप्त कर रहे हैं, तो इन विन्यासों को ही हम यहाँ पर क्रमचय कहेंगे। ये क्रमचय हो जाएंगे, और जितने क्रमचय प्राप्त होंगे उन्हें हम क्रमचयों की संख्या कहेंगे, यानी क्रमचयों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। हम देख रहे हैं हमें 6 विन्यास प्राप्त हुए हैं, तो 6 विन्यास प्राप्त हुए तो यहाँ पे क्रमचयों की संख्या हो जाएगी 6। तो मान लीजिए अगर हमें n वस्तुएं दी हुई हैं, हमें n दी हुई हैं और उसमें से हमें केवल r वस्तुओं का चयन करके विन्यास बनाना है, क्रमचय प्राप्त करना है, तो उसे हम npr से प्रदर्शित करते हैं, npr से, या फिर हम उसे दिखाते हैं p ब्रैकेट में n, r से, और इसकी वैल्यू ज्ञात की जाती है फैक्टोरियल n अपॉन में n-r फैक्टोरियल, यानी npr की वैल्यू होगी फैक्टोरियल n अपॉन में n-r फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करके क्रमचय प्राप्त करने की कुल विधियों की गणना कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली स्वयं भी हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है 9p3 की वैल्यू क्या होगी। तो चूंकि हम फॉर्मूला देखे हैं कि npr बराबर होगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-r। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर 9 दी हुई है और r की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। तो इससे हम फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन है फैक्टोरियल 9-3। तो नीचे माइनस होगा तो आ जाएगा 6, तो ऊपर जाएगा फैक्टोरियल 9, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 6।
अब हम 9 को यहाँ तोड़ सकते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 के बाद इंटू 5 इंटू 4, मतलब 6 के बाद हम लिख सकते हैं इस तरीके से 6 5 4 3 2 इंटू 1। तो इसको हम तोड़ने के बजाय, इसके आगे हम इसको तोड़ने के बजाय हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6। तो इसको हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हम केवल तोड़ेंगे और उसके बाद इसे लिख देंगे फैक्टोरियल 6। तो हम देख रहे हैं कि ये नीचे भी फैक्टोरियल 6 है, तो इस फैक्टोरियल 6 से ये फैक्टोरियल 6 कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 72। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 504। तो यहाँ पे 504 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसके और प्रश्नों को आप स्वयं हल करिए। हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है 16 गुणे NP3 बराबर 13 गुणे N+1 P3। तो इसमें हमें हल करके n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये n का मान है और ये r का मान है। तो ये हो जाएगा 16 गुणे, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n और नीचे n-r, यानी हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल n-3। और इस साइड हम देखेंगे तो ये होगा 13 गुणे, ऊपर होगा फैक्टोरियल n, यहाँ पे n है n+1, तो ऊपर हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे n-r होता है, तो यानी हो जाएगा n+1 -3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इस साइड हम देख रहे हैं ये 1 -3 से माइनस होके आ जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 13 गुणे फैक्टोरियल n+1 अपॉन में फैक्टोरियल n-2, और इस साइड वैसे ही रहेगा 16 गुणे फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फैक्टोरियल n+1 है, तो चूंकि जैसे फैक्टोरियल 6 है तो उसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे फैक्टोरियल 5। मतलब कि हम आगे की संख्या को जितना चाहे था तोड़ के और बाद वाली संख्या को फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 10 है तो उसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8, और इसके बाद वाली संख्या को ना तोड़े तो ये फैक्टोरियल के रूप में ही लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ लें और बाकी संख्या को ना तोड़ते हुए वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, इसको हम केवल एक पद तक तोड़ेंगे। तो एक पद तक तोड़ के ये हो जाएगा n+1, और इसके बाद वाली संख्या को हम फैक्टोरियल के रूप में ही लिख देंगे जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और नीचे भी हम वैसे ही करेंगे, इसको हम एक पद तक तोड़ेंगे और फिर इसके बाद वाली संख्या को, तो इससे एक कम संख्या होगी n-3, इसको हम फैक्टोरियल के रूप में ही लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 16 फैक्टोरियल n अपॉन में n-3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फैक्टोरियल n यहाँ से इस फैक्टोरियल n से कट जाएगी, और यहाँ पे n-3 का जो फैक्टोरियल है इससे कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस साइड प्राप्त होगा 16 और इस साइड प्राप्त होगा 13 गुणे n+1 अपॉन में n-2। तो अब हम इस साइड इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16 n-2 बराबर 13 n+1। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 16n -32 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 13n -+13। तो अब हम n को एक साइड करेंगे, ये हो जाएगा 16n -13n, और इस साइड हो जाएगा +32 और +13। तो इस साइड है 3n और इस साइड है 45। तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 45/3 यानी 15। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया है कि एक कक्षा में 12 छात्र और 8 छात्राएं हैं, तो किसी एक छात्र का चयन किस प्रकार से किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न है कि किसी एक छात्र व एक छात्रा का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल 12 छात्र हैं और 12 छात्र में से एक छात्र का चयन करना है, तो उसकी कितनी विधियां हैं यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो टोटल 12 छात्र हैं, तो हम एक छात्र का चयन करने के लिए या तो हम पहले छात्र का चयन कर सकते हैं, तो ये चयन की पहली विधि होगी। अगर हम दूसरे छात्र का चयन कर रहे हैं तो ये चयन की दूसरी विधि होगी। इसी प्रकार से हम 12 में से भी किसी भी एक छात्र का चयन कर सकते हैं, तो टोटल 12 विधियां हो जाएंगी।
तो इस प्रकार से 12 छात्रों में से किसी एक छात्र के चयन की विधि हो जाएगी 12। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर 8 छात्राएं हैं और उसमें से केवल एक छात्रा का चयन करना है तो हम पहली छात्रा का चयन कर सकते हैं, तो ये चयन की पहली विधि होगी। अगर हम दूसरी छात्रा का चयन कर रहे हैं तो ये चयन की दूसरी विधि हो जाएगी। इस तरीके से हम 8 छात्राओं में से किसी भी एक छात्रा का चयन 8 विधियों द्वारा कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में हमें केवल एक छात्र के चयन की विधि ज्ञात करना था, जबकि दूसरे प्रश्न में हमें एक छात्र व एक छात्रा दोनों के चयन की विधि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 घटनाएं हो रही हैं, एक छात्र का चयन किया जा रहा है और दूसरी छात्रा का चयन किया जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि घटनाएं कैसी हैं। तो घटनाएं स्वतंत्र हैं, हम किसी भी छात्र और किसी भी छात्रा का चयन कर सकते हैं। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो उस स्थिति में हम उन विधियों का गुणा कर देंगे। गुणन सिद्धांत के द्वारा हम इसका हल निकालेंगे। तो इस प्रकार से एक छात्र व एक छात्रा के चयन की विधि हो जाएगी। यहाँ पे पहली घटना के घटित होने की टोटल 12 विधियां हैं और दूसरी घटना के घटित होने की 8 विधियां हैं। तो यानी दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की विधियां हो जाएंगी 12 × 8 यानी 96। तो इस तरीके से टोटल 96 विधियां हैं और उन 96 विधियों से हम एक छात्र व एक छात्रा का चयन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है और दूसरा कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं कि हमें अंक दिए हुए हैं, हमें 6 अंक दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 व 6 और हमें संख्या 3 अंक की है, यानी उसमें 3 अंकों के लिए स्थान है। तो इन स्थानों पे हमें इन अंकों को रखकर संख्या प्राप्त करनी है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस पहले स्थान को भरेंगे तो इसको कितनी विधियों द्वारा भर सकते हैं। तो पहले स्थान पे हम इस अंक को भी रख सकते हैं, या फिर पहले स्थान पे हम अंक 2 को रख सकते हैं, या अंक 3 को, या अंक 4 को, 5 को, या फिर 6 को। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले स्थान को भरने की 6 विधियां हैं। 6 विधियों द्वारा हम पहले अंक को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्या के प्रथम अंक के चयन की विधि, प्रथम अंक का चयन हम कितनी विधियों द्वारा कर सकते हैं। तो प्रथम अंक के चयन की विधि यहाँ पे होगी, वो इक्वल टू हो जाएगी 6 के। तो हम देख रहे हैं 6 विधियों द्वारा हम प्रथम अंक का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे अंक देखते हैं कि दूसरे अंक को हम कितनी विधि द्वारा कर सकेंगे। तो द्वितीय अंक के चयन की विधि में भी हम देख रहे हैं कि हम इन 6 अंकों में से किसी अंक को भी रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले स्थान पे 1 रख रहे हैं तो दूसरे स्थान पर भी 1 रख सकते हैं, क्योंकि पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब अगर यहाँ पे 1 रखा गया है तो यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे 6 विधियां हैं इनको भरने की, तो यहाँ पर भी टोटल 6 विधियां होंगी इस स्थान को भरने की। और इसी प्रकार से संख्या के तृतीय अंक के चयन की भी विधि हो जाएगी 6। तो इन 6 अंकों में से हम तृतीय अंक को भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं संख्याओं का जो चयन है वो स्वतंत्र है, मतलब पहले अंक पर किसी भी संख्या का चयन कर सकते हैं, इसी प्रकार दूसरे अंक पर भी किसी भी संख्या का चयन कर सकते हैं और तीसरे अंक पर भी। तो चूंकि घटनाएं, इनके चयन की जो विधियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए इन सभी अंकों को एक साथ चयन करने की जो विधि होगी, यानी जो कुल संभव संख्याएं प्राप्त होंगी वो इनके गुणे करने पर प्राप्त होंगी। संभव संख्या ये गुणन सिद्धांत द्वारा प्राप्त होंगी, जो कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए हम इसमें गुणा करेंगे गुणन सिद्धांत का उपयोग करके। तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा 396 संख्याएं।
396 कुल संभव संख्याएं होंगी जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न है जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, मतलब एक अंक केवल एक बार ही आएंगे। तो यहाँ पे हमें अंक वही 6 अंक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे भी संख्या में 3 स्थान है। संख्या में अंकों को भरने के लिए हमें 3 स्थान दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम अंक के चयन की क्या विधि है। तो प्रथम अंक के चयन की विधि, तो चूंकि 6 अंकों में से, इन 6 अंकों में से हम किसी भी एक अंक का चयन यहाँ पे कर सकते हैं, तो अंकों के चयन की विधि जो होगी प्रथम स्थान पे वो हो जाएगी 6। अब चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, तो अगर मान लीजिए हम इस स्थान पे, पहले स्थान पे एक अंक 1 का चयन कर लिए, तो अब इस दूसरे स्थान पे हम इस एक अंक को नहीं रख सकते हैं। अब हम केवल इन अंकों में से किसी एक अंक का चयन इस दूसरे स्थान के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से द्वितीय अंक के चयन की विधि, अब केवल 5 विधियां ही प्राप्त होंगी। द्वितीय अंक पर हम केवल 5 अंकों को ही रख सकेंगे, जो हम पहले स्थान पर रख चुके हैं उसे हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरीके से अब 5 विधियां होंगी द्वितीय अंक के चयन की। तो मान लीजिए अगर हम दूसरे अंक पे इस अंक को रख रहे हैं, तो अब हम तीसरे अंक पे जब इन संख्याओं को रखेंगे, तो हम दूसरे अंक को 2 को नहीं रखेंगे, केवल इन संख्याओं में से किसी एक संख्या का चयन करेंगे और उसे तीसरे अंक पर रखेंगे। तो इस प्रकार से तृतीय अंक के चयन की विधि हो जाएगी 4 अंक है बचे हैं। तो इस तरीके से तृतीय अंक पे 4 अंकों का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो घटनाएं हैं अभी भी ये स्वतंत्र हैं। एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना भी प्रभावित नहीं हो रही है, वो घटित हो सकती है। फर्जी घटना होती तो केवल एक घटना ही घटित हो सकती है, लेकिन घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से हम इन सभी अंकों को एक साथ लेकर जो संख्या प्राप्त करेंगे वो उनके गुणन सिद्धांत से, उनके गुणा करने से प्राप्त होंगी, यानी कुल संभव संख्याएं होंगी। कुल संभव संख्या बराबर हो जाएगी इनके गुणे के, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 आ जाएगा 120। तो इस तरीके से 120 संख्याएं प्राप्त होंगी जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।